चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स को लेकर चलने का प्लान बनाया है, जिसमें से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आपका सिक्योरिटी एनालिसिस है, कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, मर्चेंट बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और आपका इकोनोमेट्रिक्स है। तो हमने अभी कुछ लेक्चर्स पोर्टफोलियो सिक्योरिटी एनालिसिस में से और इकोनोमेट्रिक्स में से हमने इसमें अपलोड किए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली इसकी स्टार्टिंग जो है वो बेसिकली आपको मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो? एक्चुअली पोर्टफोलियो इज़ नथिंग बट ए बंच ऑफ सिक्योरिटीज़। लेकिन हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम इसको एक छोटे से एक स्लाइड्स हमने प्रिपेयर किए हैं, उसमें हम देख लेते हैं। See, the Markowitz actually was the person who is known as the father of the modern portfolio theory. इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था 1952 में, वो दिया था MPT का, जिसे बोलते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। He was the first person even that time who defined a mathematical model on the basis of we used to define the mean and variances for creation of the portfolio optimization and diversification. Markowitz theory further advised investors to invest in multiple securities rather than pulling all eggs in one basket. देखिए, अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, मार्कोविट्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कभी भी इन्वेस्टर्स क्योंकि दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिस्क टेकर्स, एक होते हैं रिस्क एवर्स। तो इन्वेस्टर्स को कभी भी एक सिंगल सिक्योरिटी में सारा पैसा अपना नहीं लगाना चाहिए। उन्हें डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना चाहिए और वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स में से निकल कर के आना चाहिए। जैसे आपने एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया, आपने एक बास्केट ली, उसमें आपने एक रिलायंस का शेयर डाल दिया, आपने एक इन्फोसिस का शेयर डाल दिया, आपने एक उसमें GMR इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डाल दिया, आपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक डाल दिया, आपने एक उसमें जो है वो SBI का शेयर उसमें डाल दिया, आपने उसमें से फर्दर FMCG में से एक शेयर लेकर डाल दिया, आपने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक शेयर लेकर डाल दिया। तो इस तरीके से आपके पास में डिफरेंट सेक्टर्स के आपके पास में डिफरेंट शेयर्स आपके पास में आ जाएंगे। क्योंकि आपने उसकी फंडामेंटल एनालिसिस किया है, आपने उसका APS कैलकुलेट किया होगा, आपने उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लगाया होगा, आपने उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता लगाया होगा, आपने उसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकाला होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने डिफरेंट वे से फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा। कुछ आपने उसके टेक्निकल्स भी देखे होंगे, 52 days moving averages and all. There are so many methods which I will keep on describing. तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं कि ये हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। दैट मीन्स कि उसमें डिफरेंट सेक्टर्स के हमारे पास में शेयर्स मौजूद हैं। अब अगर एक शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। ये हम एफिशिएंट मार्केट थ्योरी से आपको बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके सारे शेयर एक ही साथ परफॉर्म करना बंद कर दें। एक नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, बाकी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम जो उसका कॉम्बो रिजल्ट देखेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो है वो ऑफसेट हो जाए, या हो सकता है प्रॉफिट में ही रहें। सो दैट मीन्स कि दैट मिटिगेट्स बाय डूइंग द डाइवर्सिफिकेशन, जो लॉसेज आर रिड्यूस्ड और योर पेन इज़ मिटिगेटेड। आपका जो पेन है, आपके जो लॉसेज हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आपने एक ही शेयर में पैसा लगाया होता सारा का सारा और परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो आपका सारा का सारा पैसा वहाँ पे लैप्स हो सकता था, या आपको एक ह्यूज लॉस उठाना पड़ सकता था। इसी के मद्देनज़र डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मार्कोविट्स ने 1952 में दिया था, जिसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एडवाइस किया था इन्वेस्टर्स को कि आप इन्वेस्ट करिए, बिकॉज यू गेट good returns, but in multiple securities rather than pulling all eggs in one basket. That means कि एक बास्केट में आप सारे eggs मत डालिए, आप उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए। तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उससे आपके जो लॉसेज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपका जो कॉम्बो इफेक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे जाएगा, 10%, 20%, बट व्हाट्सोएवर
It depends upon your expected returns, isn't it? तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, इससे पूरी थ्योरी बदल गई। इसके बाद में फिर रॉस आ गए, फिर विलियम शार्प आ गए, एंड देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल इंजीनियर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे केप्ट ऑन कमिंग एंड गिविंग देयर थ्योरीज। जैसे ये एमपीटी था, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, फिर उसके बाद में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आ गया, जिसमें दूसरे तरीके की बात की गई। इन्होंने, मार्कोविट्ज साहब ने जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की बात की, इसमें सिर्फ इन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की। इसमें इन्होंने सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात नहीं की। इन्होंने एज ए होल जस्ट ही टॉक्ड अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। फिर उसके बाद में जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आया, उसमें उन्होंने फर्दर उसको थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिया कि नहीं, रिस्क को मेजर भी किया जा सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क को, बीटा, विच इज़ नोन एज बीटा, जो हम आगे चल करके आपको अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम इसकी डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, इससे पूरी सिनेरियो चेंज हो गया इन्वेस्टमेंट का। So that is what it is. Again, it is given here. Yes. So the process of blending means mixing together. अब वो सिक्योरिटीज़ को अगर मिक्स कर दिया जाए in order to obtain optimum return, एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए और रिस्क को ऑब्वियसली मिनिमाइज करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं क्या, पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्शन। ये जो पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट हुआ है, ऑब्वियसली दैट इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विच इज़ प्रिफर्ड पोर्टफोलियो, जिसको बनाना ज़रूरी है। नोविस इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जस्ट दे एक्ट ऑन रिवर्स। कोई रिवर्स सुन लिया कि हाँ ये शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल में जाने की सोचते भी नहीं है, और सारा का सारा पैसा वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये केस हुआ था, ये केस स्टडी आए थे रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया तो उस दौरान, उससे पहले तक शेयर मार्केट काफ़ी परफॉर्म किया करती थी, जिससे इन्वेस्टर्स गॉट टेंटलाइज्ड, ओके, दे गॉट ल्यूर्ड बाय दैट काइंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट, एंड दे केप्ट डूइंग इन हैज़ार्ड वे। फिर वो कोई भी शेयर पाते थे और आईपीओ आया, उसकी कोई एनालिसिस नहीं की, और उसमें भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और क्या उसका हाल रहा है, एवरीबडी हैज़ एन आइडिया। Someday or other day I will just discuss a case study of Reliance Power and other companies also, जिसमें प्राइमरी मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया और जब सेकेंडरी मार्केट में आते आते उसमें काफ़ी नुकसान हो गए। तो इस सेशन में हमने जो स्टडी किया, जस्ट क्विक लुक वी विल हैव अ लुक। तो डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात किया। डाइवर्सिफिकेशन हमारा कब होगा, जब हम एक ऐसा पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे जिसमें डिफरेंट कंपनीज होंगी, डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करती होगी। हमारे पास में एनालिसिस के मेथड्स भी हैं, जो जैसे पीई के बेसिस पे, प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे, ईपीएस, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने ऑब्वियसली एनालिसिस किया होगा और हमने अपना पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट किया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्टर में बहुत सारे अगर परफॉर्मिंग कंपनीज हैं तो आप एक सेक्टर की 2, 3, 4 कंपनी ले सकते हैं, लेकिन सारी कंपनीज आप एक ही सेक्टर की ना लेकर के आपने डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज को लेना है। दिस इज़ व्हाट नोन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, विच इज़ नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो।